लेजिस्लेशन ये स्टार्ट हो गई जी सर। ये तब क्या नहीं तब से बता दीजिए वैसे ही ये आउटलाइन में है इसमें फिर हम जुडिशियल प्रेसिडेंट का बेसिक मकसद जुडिशियल मींस अदालती, प्रेसिडेंट मींस फैसले, अदालती फैसले। उनको हम देखते हैं, उनको हम पढ़ते हैं कि भाई वो किस तरह होते हैं। इस तरह सोर्सेज की बात की थी ना कि या लेजिस्लेटिव के थ्रू लॉज बनते हैं या जो आपके ना कस्टम्स बेस्ड होते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी मेजर सोर्स होती है वो आपकी होती है जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसको केस लॉ बोलते हैं। वो इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की, हम देखें तो मेन कोर्ट मेन बेंच बैठती है एक जज, दो जज या पांच जज। वो फिर एक किसी मेन फैसला करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान की मिसाल लें तो आसिफ शेख साहब चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। उन्होंने एक फैसला किया 2018 के अंदर कि भाई किसी भी एक बंदे के ऊपर एक जुर्म पे एक ऑफेंस पे 2 एफआईआर नहीं होगी। डबल एफआईआर का केस है ना, वो कानून की 2018 का केस। फॉर एग्जांपल पहले ये होता था जजमेंट से पहले मैं कोई ऑफेंस करता हूँ, इस्लामाबाद में कोई मैंने जुर्म किया है, मेरे ऊपर अबू बकर भी एफआईआर कटवा रहे हैं, मैडम भी कटवा रही हैं, वो भी कट मेरे ऊपर 10 पर्चे हो जाते एक जगह दूसरी जगह पे। इन्होंने कहा एक बंदे के ऊपर अगर सेम ऑफेंस है एक से ज्यादा एफआईआर है, क्योंकि देखिए वो क्यों, उसकी फिलॉसफी है तो जितनी ज्यादा एफआईआर होती है उतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन। आईओ एसएचओ पुलिस स्टेशन इज रेस्पॉन्सिबल टू, जवाबदार होती है किसको, अपने मैजिस्ट्रेट को, कंसर्न अदालत। अदालत देखती है ना कि भाई इतनी एफआईआर सुनी है उनमें आपने क्या किया है। एफआईआर तो वो बंदा करवाता है जिसको कोई मसला होता है, परेशानी होती है, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, आपने कोई हमें चालान वालान दिया, आपने कोई रिपोर्ट दी उस चीज की। तो एफआईआर एक है। अब वो केस क्या हो गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो पूरे मुल्क में वैसे नहीं लिखा हुआ नहीं है, एक फैसला लिख गया इसका मतलब लॉ है, तो वो भी एक किस्म का आपका सोर्स बन जाता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। वो कहता है the decision of the court used a hierarchy and structure of the court determination of cases that constitute a valid precedent. वो नीचे आ गया। अच्छा एक और चीज मुझे ये बताएं, क्या हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट मानेगी? मान भी सकती है, सही है। क्या लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट माने, क्या बाइंडिंग है हाई कोर्ट को? बाइंडिंग नहीं है, नहीं है तो समटाइम वो सेम का रेफर तो कर, लेकिन बाइंडिंग है। बाइंडिंग शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, क्यों नहीं है? रीजन है, रीजन आप बता रहे थे, बताएं प्लीज। अगर सर वो बाइंडिंग हो वगैरह के मानेगा तो जो लोग हाई कोर्ट में या ऊपर में जाते हैं अपील के लिए, तो वो किसकी है, वो क्यों जाते हैं? वो कहता है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो आपकी लोअर कोर्ट होती है उनका फैसला होने का, उनका फैसला जरूरी नहीं है ऊपर वाली कोर्ट को माने ही माने। ऊपर वाली कोर्ट का फैसला एट एनी कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट भी मानेगी, हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट भी मानेगी, लेकिन नीचे से ऊपर रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइंडिंग इस तरह होती है। इसके बाद हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। हाँ, यूके के अंदर है ना
प्राइवेट काउंसिल होती है, उसको हम पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, वहां की किस तरह होती है, और इंग्लैंड एंड वेल्स का सिस्टम देखेंगे। ठीक है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझेंगे। तो हमने पढ़ा है कि सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, इसको भी हम तफसील करेंगे। ये लीगल मेथड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप हर टॉपिक पढ़ते हैं, सिविल का भी, क्रिमिनल का भी, कॉन्ट्रैक्ट की चीजें भी, साथ साथ आप जो है कुछ फिलोसफी पढ़ोगे, कुछ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे। ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि जूरिस्प्रूडेंस वो चीज होती है कि भाई जरूरत क्यों है इसकी। जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं ना भाई इस फैसले की पीछे बेस क्या है, इंटेंशन क्या है। तो वो उसको हमेशा जो लॉ बनाए, लॉ जो भी है, इतनी बड़ी जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्ट मींस जो लोग होते हैं, जो उस एक्सपर्ट लोग, टेक्नोक्रेटिक लोग, उस चीज के माहिर, वो कहते हैं ये चीज इस तरह होनी चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम जो जो चीजें पढ़ेंगे उसकी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर और ज्यादा अच्छा करेंगे। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, साथ में हम जो कुछ थ्योरीज हैं, लॉ क्यों है, लॉ की थ्योरीज क्या है, तो वो बड़ा बेसिक से बिल्कुल नीचे से हम पढ़ेंगे ताकि आपकी चीजें अच्छी हो जाए। अब इसके अंदर इस तरह डिवाइड किया हुआ है, ये कोर्स का स्ट्रक्चर बताया गया है। कोर्स को पढ़ेंगे, हायरार्की ऑफ सिविल क्रिमिनल कोर्स पढ़ेंगे, फैमिली कोर्स को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की डिवीजन को पढ़ेंगे कि वो किस तरह होती हैं। और फिर ये जो एक बड़ा सवाल होता है, डिफरेंस, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड सॉलिसिटर एंड लीगल एग्जीक्यूटिव, इनको हम तफसील से पढ़ेंगे। ये इतना मजे का, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अब लोग सवाल करते हैं सर बैरिस्टर और सॉलिसिटर में क्या फर्क है, ये भी चीज होती है आपकी कोर्स में, तो कोई अलग अलग चीज है। इन चीजों को हम गो करेंगे। और उसके अलावा इनकी अपूर्व अवसर पर, अच्छा, अपॉइंटमेंट किस तरह होती है वहाँ, जजेस, लॉर्ड चांसलर जो बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, और डिफरेंस बिटवीन जज एंड, आगे लेफ्ट हैंड पर, जज एंड मैजिस्ट्रेट। यूके के अंदर जज किसको बोलते हैं, मैजिस्ट्रेट किसको बोलते हैं, तो इक्विटी की कॉन्सेप्ट को, तो एक दो पीछे चंद एक केसेस लॉ है, केस लॉ है, उनको भी हम डील करेंगे नीचे। वहां की पुलिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो पुलिस है, जो डिस्प्यूट रिजॉल्वर होते हैं, जो आपके मामला को डील करते हैं, उसको हम बोल करेंगे। पुलिस के स्ट्रक्चर को, द ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ द पुलिस, स्टॉप एंड सर्च, मतलब कि पुलिस आपकी कब सर्च कर सकती है, फैमिली के साथ जा रहे हो कि आपको रोक सकती है, नहीं कहाँ सर्च कर सकती है, कहाँ स्टॉप कर सकती है, आपको एटलीस्ट लॉ की बेकिंग आ जाएगी कि भाई ये नहीं कर सकता। जो आप इंग्लैंड में शांति काम घूम रहा हो इस तरह बड़े जैसे में पाकिस्तान है, तो नहीं भाई इनको भी कुछ पता होगा कि भाई आप मुझे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, लॉ का पता होना जरूरी होता है। पावर ऑफ अरेस्ट, पुलिस पावर आफ्टर अरेस्ट, और उसके अलावा ये पुलिस वाली पूरी साइड आ गई, नीचे है। अच्छा, तो सबसे बड़ी आजकल बड़ी मजे की चीज चल रही है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसका कुछ पता है कॉन्सेप्ट सर क्या है? सर मतलब फिर मामला सॉल्व करना होता है, कहते हैं कोर्ट कचहरी के क्या चक्कर काटते हैं, ये आर्बिट्रेटर को लेके आते हैं, तो जरा जल्दी मामला सॉल्व हो जाता है। इस तरह से पहले जमाने में हमारे पंचायत के फैसले होते थे। पंचायत में गांव का एक बड़ा बैठता था, दो जो है ना कबीले आते थे कि सर हमारा ये मसला है, फॉर एग्जाम्पल एक कबीला फोन करता था, तो वो कहते कि अब हमने इनके दो फोन करने, या वो रिश्ता, इस तरह की चीजें होती हैं हमारे पाकिस्तान में सारी। हाँ, तो होता ये है कि अब वो जो पंचायत होता है, वो पंचायत वाला सरदार या कबीले वाला वो क्या करता है,
वो कहता है कि भाई मैं बैठूंगा, आप लोग आए, दोनों उसको मानते हैं कि आपका फैसला जो भी होगा हम मानेंगे। और जो भी फैसला करता है वो, उसमें तीन चीजें बच जाती हैं। एक तो ये दोनों वकील करते हैं, उनके वो वकीलों वाले पैसे बच जाएंगे पहली बार, टाइम बच जाएगा कोर्ट्स का, इनका भी टाइम बच जाएगा। तीन चीजें बच गई एक बंदे की वजह से, पंचायत की वजह से। पंचायत वाला एक ही दिन में फैसला सुनता है, फैसला कर लेता है। हमारे अदालतों में चक्कर थोड़े प्रोसेस लंबे होते हैं। एडीआर बेसिकली कॉन्सेप्ट आया परिवेश तो बहुत पुराना है, आजकल डे बाय डे बड़ा इम्प्रूव हो रहा है, डे बाय डे बड़ा तेज हो रहा है। कोर्ट्स कहती हैं फर्ज अबू बकर का शायद का आपस में कोई मसला है, फैमिली मसला है या कोई जैसा चीज है, टेक्निकल मसला है, अदालत के लिए यार मेरा टाइम ना रहे तो एडीआर मीडिएशन का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर बने हुए होंगे। एक वकील या एक जज एज ए आर्बिट्रेटर होगा, मतलब ही इज द जज। आप दोनों का मसला था, गुजरात में चला जाता, अदालत ने कहा कि मेरा टाइम बना दो, इसको आप भी फीस दें, आप भी फीस दें आर्बिट्रेटर को, ठीक है, जो वकील को देनी है उसकी बजाय कम दे, जितनी भी करके मुझे अदालत आर्बिट्रेटर मुकर्रर करे। मैं आप दोनों की बात सुनूंगा, सुनने के बाद किसी एक के हाथ में फैसला दूंगा, कोर्ट में जमा करूंगा, मेरा फैसला आप ही फैसला होगा। हाँ, फिर तेरे जो सत्य है वो फैसला अपील होगी उस चीज की, वो आगे होता है नहीं है, लेकिन वो आपका टाइम बच जाता है। एडीआर एडीआर के अंदर से देखिए ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, एडीआर इस एक सब्जेक्ट में आप मतलब से 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे। सिविल लॉ में पढ़ोगे, क्रिमिनल लॉ में पढ़ोगे, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पढ़ोगे। एडीआर ये बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। एडीआर के बड़ा अच्छा, एडीआर के अंदर है ना, मीडिएशन होती है, रिकंसिलिएशन होती है, सेटलमेंट होती है, ये मेन प्रिंसिपल है। जिस तरह एक बंदा आर्गुमेंट होके करता है, मीडिएशन कैसे होती है, रिकंसिलिएशन कैसे होती है, और ये पूरा एडीआर का सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद आपसे मूटिंग स्किल नीचे है, ये और इंटरेस्टिंग है, इस वजह से आपको हम इसमें समझाएंगे कि भाई लीगल राइटिंग कैसे लिखते हैं, मूटिंग स्किल्स क्या होता है। आप जब भी असाइनमेंट बनाते हो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीगल चीज आप लिख रहे हैं, लीगल राइटिंग है। हम वैसे तो लिखते हैं ना, कोई मैसेज करते हैं कि ये फॉर्मल मैसेज है, इनफॉर्मल है, इसी तरह लीगल लैंग्वेज भी एक चीज है। सेम टाइम पे मूटिंग स्किल इट मीन कि आप जब अदालत में पेश होते हो तो आपको वोकल एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए, वोकल स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, एटिकेट्स कोड के पता होने चाहिए। मूटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो एक बंदा है वो अदालत में आप कैसे केस प्लीड करते हो, केस प्रिपेयर कैसे करते हो, कितनी कॉपी होगी, क्या होगा, ए टू डी डिटेल। इस तरह folder containing copies of all documents relevant to case. Voting is oral presentation of a case in a mock hearing. ये अब हम करेंगे इसे क्लास में, अच्छा और लग रहा है वोटिंग पर आप कोर्ट गए होंगे, कोर्ट देखी होगी आप लोगों ने, फिर आर्टिफिशियल हम एक अदालत बनाएंगे, एक जज होगा, 4 प्लेंटिफ की तरफ से होंगे, 4 डिफेंडेंट की तरफ से होंगे, आप लोग केस लेंगे, प्रिपेयर करोगे, आप आर्ग्यू करोगे, एक बीच में कोई मीडिया करोगे, प्रॉपर मीडिया। उसके बाद हम आपको फिर बाहर मिलेंगे। तो अगर इस्लामाबाद में वोटिंग कंपटीशन होगा ना, तो आपकी और जूनियर क्लास की 1-2 की टीम बना के 3-4 हम वोटिंग करना है, टीम में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सब्जेक्ट आ गया वोटिंग का भी है। इसके बाद क्या आता है, क्या होगा, तो आप ही सर ये मूटिंग वाला पहले ना रख लेंगे, सही रहेगा। पहले रख ये मूटिंग वाला नहीं है, क्या बना सिविल एंड क्रिमिनल वाला, मीडिया वाला, लीगल जो सर लीगल था, लीगल राइटिंग है कौन सा, ये वाला लीगल राइटिंग कैसे करते हैं आप। ये पहले रख लेते हैं। इसके अंदर है ना, आपने साथ में लिखना भी है, साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे।
इसको फिर इस तरह करते हैं। वैसे ये जो है ना आखिरी बिल्कुल हफ्तों में आता है सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज करना होता है, लेकिन जो पेपर भी आपको बताता है। अगले वीक में हम शुरू से पढ़ेंगे लीगल मेथड से, पहले क्लास अगले हफ्ते से होगी, उसके सेकंड क्लास इस पर अगले बीच में भी क्लास करते हैं। बीच में कोई क्लास है इसके ऊपर पहले आपको शुरू से समझाएंगे किस तरह होती है लीगल राइटिंग का हम काम करें, उसके बाद वोटिंग पे काम करें। तो इसमें कितने सब्जेक्ट थे आपके आपके 5 कौन से? तो एक हो गया ना सिविल क्लिनिक एडीआर इतना करता हुआ, बाकी नोटिंग वगैरह हो गया। तो ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे ना उसके बाद आपको एक्सटर्नल लॉ के 5 से 6 सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत लो एंड आउट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ग्रिप हो, कि अगर आप ग्रिप नहीं कर सकते तो आप लेक्चर मिस करते हो, एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत लो एंड आउट हो जाए। वो कितने बच्चे हैं इसके अंदर? सर ठीक है साजिद साजिद महमूद आवाज सुन रहे हैं आप? आ रही है आवाज? आवाज जा रही। कोई कंफ्यूजन हो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आ गए हैं हम वैसे इंट्रोडक्टरी थोड़ा बहुत हल्का सा टच करते हैं नेचर ऑफ लॉ, मतलब क्या नेचर ऑफ लॉ का क्या मतलब है जी? नहीं क्या है वो जो नेचुरल चीज है कि नेचर आ गई, लॉ है क्या है नेचर ऑफ लॉ? लॉ कानून की तारीफ खसूसियत सर क्या है? खसूसियत क्या है और नेचर ऑफ लॉ। Nature of law refers to the essential characteristics and function of the legal system. It encompasses मतलब join शामिल किसी में मिलाना, ठीक है ना? The role of law in society, its purpose, principles that guide its application. लॉ का कानून का बेसिक मकसद होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो गाइड करता है सोसाइटी के अंदर लोगों को, रहने वालों को, कि भाई ये कुछ उसूल है आप उसूल के अकॉर्डिंगली रहना, ठीक है ना? कुछ एक गाइडलाइन होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। किसी भी सोसाइटी में किसी मुआशरे में 4 लोग होते हैं जो रहते हैं, उन्हीं को वो किस्म का क्या करता है लॉ, क्या करता है आपसे पूछना, लॉ क्या करता है? सर लॉ माशरे के अंदर लोगों को इंसाफ की देता है, इंसाफ देके देता है, फिर लोगों के हकूक का ख्याल करता है। और इसी तरह इन द यूके द नेचर ऑफ लॉ इज एविडेंट इन इट्स प्योर लीगल सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स बोथ कॉमन लॉ एंड इक्विटी। द नेचर ऑफ लॉ here reflects a system that relies on precedent, past judicial system, decision and principle of fairness and justice. इक्विटी का मतलब क्या है उर्दू में मुझे बताएं। इक्विटी मसावात, इक्यूयूआईटी क्या समझ में आती है इक्विटी? अरे रस्मों है चलती जो आ रही है नहीं वो तो बिल्कुल कस्टम है, ट्रेडिशन है। इक्विटी वैसे नेचुरल प्रिंसिपल है। यस इक्विटी का वो वैसे कहते हैं कि अरे एक जितना बंधु ने बनाया दूसरा एक नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीके से, ठीक वो कहते हैं शेड फॉर डेट, बना करोगे तो उसका क्या होगा? मिलेगा। किधर इक्विटी के प्रिंसिपल है, दो तरह के यूके के अंदर प्रिंसिपल है। एक तो वो है जो कॉमन लॉ प्रेसिडेंट चलते आ रहे हैं, एक तो ये आ गया कॉमन लॉ जो उनकी कस्टम रवाया है। इक्विटी का मतलब होता है कि अगर आपको गलत काम करोगे ना, आपके यहाँ जमीन मलामत करता है या आप वो करते हो तो चीज में फॉल करती है भाई,
इक्विटी का बेसिक जो है ना वो एक चीज के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। उसका मकसद है कि भाई फेयर हो चीज और जस्टिस होना चाहिए किसी के साथ। मैं एक चीज आपने हमेशा देखा होगा, एक होता है इक्वलिटी बराबरी, एक होती है इक्विटी। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, अब मैं अबू बकर कहता है सर इक्वलिटी होनी चाहिए मेरे कोई और शान के दरमियान, ये एक दीवार है, ये गोल है, इस तक पहुंचना है हमारे अंदर। अबू बकर कहता है सर इक्वलिटी हो, बराबरी हो, मतलब कैसे? मैं तो मेरा कद इतना है तो मैं इतना हूँ, तो उसका कद इतना है तो इतना है, शान का इतना कद तो इतना है, इक्वलिटी है भाई। तो मैं इस तरह से बराबरी इस तरह से इक्विटी कहती है कि भाई एक इंसाफ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो बड़ी जबरदस्त सर देखिए रजिस्टर बताओ उठा देता है, वो बंदा उठा लेता है, वो खोले कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी इमेज देखिए गूगल पे, वहां से आपको क्लियर समझ आ जाएगी। इक्विटी और इक्विटी में ये डिफरेंस है। इक्विटी बेसिक कहती है कि भाई बड़ा छोटा ये कोई नहीं होता, इंसाफ मिलना चाहिए, उसको भी उतनी ही चीज मिलती जितनी आपको। ये था ये खोलें तो उसमें आएगा, शेयर करें। मतलब इक्विटी और इक्विटी में इक्विटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी डॉक्ट्राइन है। अच्छा अच्छा नजर आ रही है जायद खान। इक्विटी का मतलब है बराबरी। जैसे मैडम ये कह रहे हैं कि मेरे पास भी एक टेबल है, आपके पास भी एक टेबल है, आपके पास भी एक टेबल है, बराबरी तो हो गई है, नो डाउट बराबरी है। लेकिन यहाँ ये बेचारा जिसका कद छोटा है उसका मतलब क्या है, ये बेचारा देख नहीं पा रहा। इक्विटी जो है ना वो ये कहती है मसाला, उसको उर्दू में बोले या अपने जुबान में, तो कहती भाई अगर इसका कद बड़ा है, ये देख पा रहा है, तो भाई ये ऐसे ही ठीक है। इसको एक स्टूल की जरूरत है, इसको दो स्टूल की। इन तीनों का अल्टरनेटिव मकसद है कि वन की नीचे से क्वालिटी ऊपर से इक्वलिटी। समझ रहे हो ना? ये बोलते हैं इक्विटी का कॉन्सेप्ट। क्या इक्विटी, लोग कहते हैं इक्विटी होनी चाहिए, इक्विटी में पता नहीं माना जाता है, बांटा जाता है। इक्विटी यानी इंसाफ। अब ये बंदा कहे कि भाई मुझे स्टूल नहीं मिला, इक्विटी कहती है भाई तू है ही बड़ा। अल्टरनेटिव बोल इस बंदे को जस्टिस मिलना चाहिए, किसको भी मिलना चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ लॉ हम पढ़ रहे थे। सोर्स किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई लॉ बनता है, लॉ आता है, तो उसकी कुछ जो बेस होती है, सोर्स, बुनियाद क्या है। यूके के अंदर जो कोडिफाइड लॉज हैं, अनकोडिफाइड लॉज हैं, क्या यूपी के अंदर कौन से लॉज हैं, कोडिफाइड है या अनकोडिफाइड है, रिटन है या अनरिटन है? पाकिस्तान के अंदर रिटन है या अनरिटन है? शान बच्चे रिटन और अनरिटन में फर्क ये होता है, लिखा हुआ पाकिस्तान के अंदर जो आईन है 1973 का लिखा हुआ था हमने, कोडिफाइड है, किताब की शक्ल में। यूके के अंदर अनकोडिफाइड है, मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जो कस्टम बेस्ड चली आ रही है, तो चलती आ रही है, लोग उसको उसी तरह मानते जैसे कि ये कानून है। इस तरह हम मानते हैं ना कि भाई वहां आप छूटते नहीं हो, भाई वहां अच्छा नहीं लगता, वो लेकिन उनका एक जुर्म है, गलत बात है। तो वहां कस्टम भी एक किस्म का सोच है। हम इधर पढ़ते हैं
The sources of law are the origins from which legal rules and principles drive the authority. Their authority in the UK, these sources include statutes. Statutes का क्या मतलब है? Written, codified. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? Codified. Written या by legislator. ये statutes आ गया. Common law UK का कौन सा है? जो customs and traditional Customs, tradition, इक्विटी जो हमने अभी पढ़ा है, हिस्टोरिकली तारीखी यूरोपियन यूनियन लॉ जो एक वो बने हुए हैं. अब सोर्सेज में आपको पता चला कि किसी भी कंट्री को फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान को लेते हैं, जब 1947 में आजाद हुआ, कायदे मोहम्मद जना साहब ने कहा कि भाई अब इतने इस मुल्क के अंदर लोग हैं, इसको चलाने के लिए कोई कानून होना चाहिए. तो कानून कहाँ से उठाया था? सबसे पहले ही था जी इंग्लैंड के ब्रिटिश और एट द टाइम जी हिस्ट्री और ये ना नहीं मैंने किसी देखा. अच्छा, वहाँ उस तरह होता है जब वो कानून बनाते हैं, नया मुल्क बनता है तो कहते हैं भैया क्या है, तो इंग्लैंड का जो बना बनाया हुआ कानून था एक किस्म का, उनकी कुछ चीजें थी, फिर जो हमारे इस्लाम की चीजें थी, उन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुआ. पहले इस तरह था, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई, फिर चलते एक नया कानून बन जाता है. तो हम इन सोर्सेज को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि यूके के अंदर इसकी क्या हैसियत है, इसमें फिर प्राइमरी सेकेंडरी कॉमन लॉ की इन कस्टम्स की ट्रेडिशन की क्या वहाँ होकर है, इक्विटी की हिस्टोरिकल यूरोपियन यूनियन लॉ की क्या क्या वहाँ वैल्यू है. तो ये क्या बन जाता है, ये क्या है सब सोर्स ऑफ लॉ यूके का. अब एग्जांपल दिए हुए तीन चीजों की, प्राइमरी लेजिस्लेशन या स्टैट्यूट. द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम enacts statutes such as Companies Act 2006 which governs the formation and operation of companies. हमने कहा था स्टैट्यूट ऐसे लॉ जो रिटन है, कोडिफाइड है. वहां की पार्लियामेंट ने 2006 में एक रूल बनाया, कंपनी ऑर्डिनेंस, कंपनी रूल 2006 का. वो सिर्फ और सिर्फ यूके के अंदर जो भी कंपनी आएंगी चलेंगी उनकी रेगुलेशन कैसे होगी, तो वो सारा लॉ कौन सा डील करता है, कंपनी है. अब ये क्या है, रिटन में कानून है. रिटन वाले कानून को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूट, या मतलब ये कौन बनाता है स्टैट्यूट, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना, वेदर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है. ये एक आ गया आपका सोर्स. उसके बाद आता है कॉमन लॉ. कॉमन लॉ में क्या चीजें आ रही हैं, प्रेसिडेंट सेट बाय जुडिशियल डिसीजन like the case of Donoghue versus Stevenson which established the duty of care in negligence. ये केस का बहुत पुराना था. उस केस में जजेस ने क्या किया था, एक प्रिंसिपल सेट किया था कि भाई ड्यूटी ऑफ केयर इन नेग्लिजेंस, इससे क्या मुराद है, डॉक्टर साहब हैं एक ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी है इज बाउंड टू केयर ऑफ दैट पेशेंट, बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से अगर वो एब्डोमेन का पेट का कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई चीज कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अंदर रह जाता है, डॉक्टर की गफलत से, एक अपनी उस नेग्लिजेंस से, इस तरह होता है ना. तो ये केस अब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इस चीज को जो गफलत होगी या इस तरह की जो नेग्लिजेंस होगी
उस पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो टॉलरेंस का होता है ना, ये केस स्टैंडर्ड बन गया, सेट बन गया। इसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। एक आपकी ये आपकी बेल आ गई, सोर्स आ गया। थर्ड है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। हमने जो तस्वीर देखी उसमें क्या था कि भाई सबको फेयर मिलना चाहिए, इक्वलिटी नहीं, इक्विटी होनी चाहिए, फेयरनेस सबसे अच्छी है, एंड जस्टिस दैट supplement the common law. An example is the remedy of specific performance, which is an equitable remedy available in contract law. फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक पार्टी उसका ब्रीच करती है, तो हम अदालत में जाते हैं कि उस बंदे को या तो जितना ब्रीच मेरा किया उसने इक्वल पैसे दे, नहीं दे सकते तो अपना पार्ट मुकम्मल करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपना पार्ट फुलफिल करे। आपको कहीं ना कहीं इक्विटी, आपकी बराबरी उसमें होनी चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये क्या है, सोर्सेज हैं किस चीज के? इस चीज के सोर्सेज हैं लॉ के, किसी भी उसमें। फिर ये यूके के बेसिक्स इसमें आ जाता है। थैंक यू। एक ब्रेक ना करें, उसके बाद आप कितने बजे तक मीटिंग हुआ है? ब्रेक सर कितने बजे तक? कितने करना था? 1:30 बजे। 1:30 बजे मतलब ठीक है, 1:30 आधे घंटे की ब्रेक कर लो। आज का जो हमारा लेसन या बेसिक्स इधर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो उस तरह तफसील से हम नेक्स्ट क्लास में ये चीजें समझ में आ रही है सर? यस सर। ये थोड़ा थोड़ा इन चीजों को हमने आगे डिटेल्स में पढ़ना है, तफसील से कोशिश करना है। ऐसा ना भी बड़ा हिसाब है। फाइनली आपने असाइनमेंट भेज दिया है, अच्छी असाइनमेंट किया मेरे बस में एक और थोड़ी सी और मैंने करेक्शन किया तो वो क्यों?